बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन शुरू करने के पहले एक छोटा सा बेसिक देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी अल्डिहाइड या कीटोन को R1C डबल बॉन्डेड OR2 अल्डिहाइड या कीटोन, जब भी किसी अल्डिहाइड या कीटोन को HCN along with KCN के साथ ट्रीट किया जाता है, रिएजेंट याद रखना, HCN along with KCN के साथ ट्रीट किया जाता है। यहां पर कोई भी एक R को अगर आप H मान लेते हैं तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा। इट इज अल्डिहाइड और कीटोन, प्योर कार्बोनेट। सबसे पहले साइनाइड आयन शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो ये बन जाएगा R1C R2 O माइनस बॉन्डेड टू CN, और इस मॉलिक्यूल में रिएजेंट में साथ में हम लोग HCN भी ले रखे हैं। ये O माइनस HCN से H प्लस गेन करके बन जाएगा OH। जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। जब भी एक कार्बन से, एक ही कार्बन पे एक OH और एक CN लगा हो, कार्बन पे जब एक OH और एक CN लगा हो तो हमेशा साइनोहाइड्रीन बोला जाएगा। उस कैटेगरी के मॉलिक्यूल को साइनोहाइड्रीन बोला जाएगा। साइनोहाइड्रीन इन जनरल में भी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये R1 R2 दोनों अलग अलग है तो ये साइनोहाइड्रीन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर R1 R2 अगर बराबर हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। Whenever it is taken with HCN along with KCN, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। लेकिन बेंजल्डिहाइड, फिर से बेंजल्डिहाइड को जब भी हम लोग सिर्फ KCN के साथ ट्रीट करते हैं, KCN कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ KCN। कैटालाइटिक अमाउंट मतलब कि बहुत जरा सा क्वांटिटी, बस रिएक्शन को शुरू करने भर बहुत जरा सा क्वांटिटी KCN। बेंजल्डिहाइड पे KCN का इस्तेमाल। तो एक लाइन में ये रिएक्शन याद रखना, हम लोग को सीधे मिलता है PHCH बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड OPH, और इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है बेंजोइन। द रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। एक लाइन में रिएक्शन याद रखना। इससे पहले भी हम लोग बेंजल्डिहाइड का ही रिएक्शन पढ़े थे। परकिंस रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन था, ये भी बेंजल्डिहाइड का ही रिएक्शन है, लेकिन रिएजेंट यहां पर है कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ KCN। कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ KCN में हम लोग को मिलेगा बेंजोइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मैकेनिज्म, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्डेड OH when taken along with KCN, साइनाइड का इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यह बन गया PHC CH CN और यहां पर O माइनस। सोचो अगर इस रिएक्शन में HCN भी होता, जैसे KCN और HCN दोनों को एक साथ लिए थे, अगर HCN होता तो सीधे सीधे यहां पर क्या बोलते थे, साइनोहाइड्रीन का बनना। लेकिन इस प्रोसेस में साइनोहाइड्रीन नहीं बनेगा, इस प्रोसेस में कुछ और होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल है, नो डाउट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अगर आ जाए तो कार्बन पे भी वो हाईली स्टेबल ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे अगर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है और उस नेगेटिव चार्ज पे ये साइनाइड क्या शो करेगा, -M। तो -M ऑफ साइनाइड और बेंजीन का साथ रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी ज्यादा स्टेबल है। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर, रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर। यहां से H प्लस निकला और H प्लस पहुंच गया ऑक्सीजन के पास। रिवर्सिबल प्रोसेस है, PH C OH, नेगेटिव चार्ज आ चुका साइनाइड। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कार्बन नेगेटिव फिर से यहां से H प्लस गेन कर ले, तो ये बन जाएगा। H प्लस का रिजल्ट चला गया तो ये बन जाएगा। रिवर्सिबल H प्लस ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन देम। क्लियर? अगला स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप अगेन PHC डबल बॉन्डेड OH, वही बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल पे ये कार्बन जो नेगेटिव है ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का, देखो PHCH, जिस पे अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ कर रहे हैं हम, PHCH बॉन्डेड टू O-, फिर ये कार्बन किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CN लगा हुआ है और एक PH लगा हुआ है। क्लियर? फिर से इन दोनों के बीच में होता है रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर, रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर। H+ यहां से निकल के यहां भी जा सकता है, हो सकता है कि O नेगेटिव बगल के OH से H+ गेन कर ले, बन जाएगा PHCH OH बॉन्डेड टू C पे O- साइनाइड PH, फिर ये O- हो सकता है यहां से H+ गेन कर ले तो ये बन जाएगा H+ का माइग्रेशन कॉन्टिन्यूअस रिवर्सिबल H+ ट्रांसफर। अब ये लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज करेगा इंटरनल अटैक और साइनाइड विल कम आउट एज कैटलिस्ट। यहाँ पे साइनाइड का रोल था सिर्फ कैटलिस्ट का, कैटालाइटिक अमाउंट इसलिए हम लोग बोलते हैं। साइनाइड निकल गया और अल्टीमेटली क्या मिल गया, PHCH OH C डबल बॉन्डेड O PH एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजोइन। Benzoins are basically alpha hydroxy carbonyls. Benzoins are basically alpha hydroxy carbonyls. Benzoins are basically alpha hydroxy carbonyl. कॉपी करो समझ के। दो रिएक्शन को एक साथ हम क्लब कर देंगे आज इसी में, बेंजोइन कंडेंसेशन और इसके बाद भी एक नेम रिएक्शन है। कि मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी सवाल बनता है, सवाल शुरू होता है हमेशा बेंजोल्डिहाइड से, और दो रिएक्शन को बहुत आराम से मिक्स किया जा सकता है जो हम आज मिक्स कर देंगे आगे। पहले यहां तक कॉपी कीजिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल are easily oxidized into dicarbonyl. अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बन जाते हैं डाइकार्बोनिल। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करोगे तो वो डाइकार्बोनिल बन जाएगा। जैसे ये ध्यान रखना, CHOH C डबल बॉन्डेड O, ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। बेंजोइन भी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फेंटन्स रिएजेंट बेसिकली होता है FeSO4 प्लस H2O2, फेंटन्स रिएजेंट। और वी कैन यूज टॉलेंस रिएजेंट। Tollens reagent is basically AgNH3 whole twice positive ammoniacal silver nitrate। बेसिकली ये बनाया जाता है AgNO3 और अमोनिया मिलाकर, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट, ये सब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करने से ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल किसमें चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O। मतलब कि ये तो जैसे था वैसे ही रह गया, लेकिन ये जो 2 डिग्री का अल्कोहल दिख रहा है, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोनिल में। 2 हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज। क्लियर? सिमिलरली benzoin also gets very easily oxidized। benzoin also gets very easily oxidized। मान लो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किए, विच इज AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेन अपने आप को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। टॉलेंस में क्या रिड्यूस होता है, सिल्वर प्लस गेट्स रिड्यूस्ड इनटू सिल्वर, और ये जो सिल्वर जो हमें मिलता है वो बिल्कुल सिल्वर मिरर की तरह मिलता है। अगर टेस्ट ट्यूब में अगर काम चल रहा है तो जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो अंदर से सिल्वर जब डिपॉजिट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में तो बाहर से वो बिल्कुल मिरर की तरह दिखता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर रिड्यूस हुआ और अगले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करने पे साथ में क्या बन गया,
PHC डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, PH, और इसी कंपाउंड का नाम है बेंजिल। और यहीं से शुरू होता है एक और नेम रिएक्शन, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो बेंजल्डिहाइड से सबसे पहले हम लोग पहुंचे बेंजोइन तक। बेंजोइन को हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर दिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दिए, मिल गया बेंजिल। अब ये बेंजिल से शुरू होगा बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यहां पे कॉपी करो जल्दी। बेंजिल बनने के बाद हम लोग बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं। ये रिएक्शन शुरुआत होता है ये बेंजिल से। व्हाट इज बेंजिल? इट इज PHC डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, PH। व्हेन बेंजिल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस हम लोग इससे पहले भी एक रिएजेंट देख चुके थे कैनेजारो रिएक्शन में। बेटा ये बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो प्रोसेस ही है। इंट्रामोलिकुलर याद करो, बस इंट्रामोलिकुलर में हाइड्राइड का माइग्रेशन होता था इंट्रामोलिकुलरली, यहां पर बेंजीन रिंग का माइग्रेशन हो जाएगा इंट्रामोलिकुलरली। क्लियर है? सेम मैकेनिज्म। OH माइनस किसी एक कार्बोनिल में सबसे पहले करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद PHC डबल बॉन्डेड O, C, O माइनस, OH, PH। नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक कैनेजारो में होता था इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड माइग्रेशन, यहां पर होगा इंट्रामोलिकुलर अराइल ग्रुप का माइग्रेशन। इंट्रामोलिकुलर अराइल ग्रुप का माइग्रेशन। इंट्रामोलिकुलर अराइल ग्रुप के माइग्रेशन के बाद हमें मिलेगा PHC, अभी अभी एक आया PH, ये बन गया O माइनस, C डबल बॉन्डेड O, OH। ये O माइनस यहां से ही H प्लस गेन करके एसिड का पार्ट है ये एसिड, ये बन जाएगा PHC, PH, OH, C डबल बॉन्डेड O, O माइनस, Na प्लस या K प्लस, जिसका भी इस्तेमाल किया हो यहां पर। फाइनली इफ वी विल एसिडिफिकेशन H प्लस दे दो तो ये बन जाएगा फिर से एसिड PHC, PH, OH, C डबल बॉन्डेड O, OH, और इसी एसिड को कहते हैं बेंजिलिक एसिड। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नोट करने के पहले एक बात को देखो ध्यान से। मान लो हम PH1 C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, PH2 को OH माइनस से ट्रीट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, OH माइनस कहां अटैक करना करेगा ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि PH1 अलग ग्रुप है, PH2 अलग ग्रुप है, तो दोनों कार्बोनिल की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा, जिस कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वहां पे OH माइनस अटैक करेगा। मान ले इस बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो लगा है, इस बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है OMe, तो OMe प्लस M करके कम कर देगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रो माइनस M करके बढ़ा देगा पॉजिटिव चार्ज, यही अटैक कराते। जब तक आइसोटोपिक लेबलिंग ना हो, जब तक आइसोटोपिक लेबलिंग ना हो, आइसोटोपिक लेबलिंग मतलब कोई एक कार्बन को कार्बन 14 कर दिए, जब तक वैसा सिचुएशन नहीं है कहीं भी अटैक कराओ प्रोडक्ट वही मिलने वाला है। सोच के देख, कहीं भी अटैक करा, किसी को भी माइग्रेट करा, प्रोडक्ट वही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही कार्बन पे PH1 और PH2 को भी आना है, चाहे जो कार्बन पे चले जाए। लेकिन कहां अटैक कराना है वो मैटर तब कर जाएगा जब हमारे पास कंडीशन आ जाए आइसोटोपिक लेवलिंग का। समझ में आ रहा? जैसे मान लो कि हम बोल दें कि ये कार्बन 14 है, तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्बन 14 पे दोनों पीएच आएंगे कि कार्बन 12 पे दोनों पीएच आएंगे, तब अंतर रखता है। समझ में आ रहा? आइसोटोपिक लेवलिंग नहीं है, सीधे सीधे कहीं भी अटैक करा सकते हैं। कॉपी कीजिए।
Complete the following. पहला वाला अटेम्प्ट कर लिए। कहाँ अटैक कराएंगे? लेफ्ट वाले कार्बोनिल पे जो राइट वाले। नाइट्रो माइनस कर रहा है, यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पर रिएक्टिविटी कम क्योंकि CH3+H कर रहा है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। नेगेटिव वापस आएगा तो ये वाला पार्ट ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पे, है कि नहीं? तो हम आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना? CH3 बेंजीन का रिंग जिस कार्बन पे जुड़ा है उसी कार्बन पे अभी अभी नाइट्रोबेंजीन वाला रिंग आया है। ये O माइनस हो जाता है और ये C डबल बॉन्डेड OH। फाइनली H+ का ट्रांसफर यहां से यहां O माइनस Na+। अगर सेकंड स्टेप में H+ दिया हुआ है तो इसको भी एसिड बना देना। और ये हो गया कार्बन 14। दोनों ग्रुप बेसिकली कार्बन 12 पे प्रेजेंट है। अगला कहां अटैक कराएं? लेफ्ट, राइट। अगेन GOC का सवाल है ये, तो ध्यान रखना। एनी अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन एनी अराइल ग्रुप। एनी अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन एनी अराइल ग्रुप। ये वाला पार्ट हो गया अल्काइल, ये हो गया अराइल। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, ये कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है। मीजोमेरिक सीरीज में आप देखे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल का पहले आता है बेंजीन के +M से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ एनी अल्काइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अराइल। और दूसरा कारण हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इस कार्बोनिल पे ज्यादा हिंड्रेंस, इस कार्बोनिल पे कम हिंड्रेंस। दोनों कारण है। OH माइनस यही अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा, pH को माइग्रेट कराएंगे। PH CH2 C OH, इसी कार्बन पे आया PH, C डबल बॉन्डेड OONA, और ये हो गया कार्बन 14। बेंजील बेंजाइलिक एसिड rearrangement, the same mechanism can also happen in a aliphatic system. Mechanism also observed in aliphatic system. ये तो एरोमेटिक सिस्टम में चल रहा था। सेम मैकेनिज्म इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन एलिफेटिक सिस्टम। सेम मैकेनिज्म इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन एलिफेटिक सिस्टम। ये एलिफेटिक सिस्टम है। जिस तरीके से डाइकेटोन यहां था उसी तरीके से डाइकेटोन यहां पर भी है। बिल्कुल सेम तरीके से मैकेनिज्म लगाओ। सेम तरीके से मैकेनिज्म लगाओ। OH माइनस किसी एक कार्बोनिल पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे पहले कर रहा था। ओके, ये बन जाएगा डबल बॉन्डेड O माइनस जोड़ दिए OH। नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, और इस ग्रुप से, इस कार्बन से एक ग्रुप का माइग्रेशन। पहले PH ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, कहां से कहां? इस कार्बन से इस कार्बन पे। यहाँ कौन सा ग्रुप है जो माइग्रेट कर सकता है? यहाँ कौन सा ग्रुप है जो माइग्रेट कर सकता है? क्या हर जगह OH को माइग्रेट करा रहे थे? क्या OH को माइग्रेट करा रहे थे? नहीं ना, PH को माइग्रेट करा रहे थे ना बेंजीन रिंग। तो OH और इन दोनों को छोड़ दो। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये CH2। ये यहां से निकलेगा और ये माइग्रेट कर जाएगा यहां पर। माइग्रेट करना मतलब क्या? अपने आप को जोड़ लेगा यहां पर और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली रिंग का साइज क्या हो गया? 5 कार्बन का रिंग, 5 कार्बन का रिंग, और एक ही कार्बन पे एसिड भी और OH भी, एक ही कार्बन पे एसिड भी और OH भी। फाइनल आंसर क्लियर? नेक्स्ट दिखाने का मेरा ये मकसद है कि जिस तरीके से दो बेंजीन के रिंग होते, दोनों एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग माइग्रेट कर रहा था, यहां पर कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, सेम मैकेनिज्म। तो हम इन जनरल लिख दे रहे 5 C डबल बॉन्डेड हो, C डबल बॉन्डेड हो 5 रिप्रेजेंट एरोमेटिक रिंग। द मैकेनिज्म विल बी सेम, AR एरोमेटिक रिंग। अगर इसको H माइनस कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्रीट करेंगे, दोनों 5 एक ही कार्बन पे आ जाएगा, एक 5 माइग्रेशन की वजह से OH C डबल बॉन्डेड O नेगेटिव Na+। तो कोई जरूरी नहीं कि कार्बन डाइकीटोन के दोनों तरफ बेंजीन रिंग ही लगा रहे, कोई भी एरोमेटिक रिंग अगर लगा रहेगा तो सेम मैकेनिज्म। सेम चीज हम बताए थे कैनिजारो में, बेंजल्डिहाइड के साथ कैनिजारो होता है, तो अगर फ्यूरान के रिंग पे CHO लगा हुआ है तो भी कैनिजारो होगा, क्योंकि कैनिजारो के लिए विदाउट अल्फा H होना जरूरी है। क्लियर है ये दोनों रिएक्शन? हाँ बोलिए। रिंग वाला हाथ उठाकर पूछो, कौन पूछ रहा है? हाँ, रिंग अगर दोनों एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, तो हम रिएक्टिविटी देखेंगे। अगर आइसोटोपिक लेवलिंग नहीं है तब तो कहीं भी अटैक कराओ, किसी को माइग्रेट कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? लेकिन आइसोटोपिक लेवलिंग होगा तो हम कार्बोनिल का रिएक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जहां ज्यादा रिएक्टिव वहां ज्यादा अटैक बोलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिफॉर्मेट्स्की। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन लिखिए। व्हेनेवर एनी अल्फा ब्रोमो एस्टर, व्हेनेवर एनी अल्फा ब्रोमो एस्टर इज ट्रीटेड विथ, व्हेनेवर एनी अल्फा ब्रोमो एस्टर इज ट्रीटेड विथ, whenever any alpha bromo ester is treated with zinc in aprotic solvent, zinc in aprotic solvent जैसे इथर्स, DMSO, DMF, HMPA, बहुत सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट। Whenever any alpha bromo ester is treated with zinc in aprotic solvent followed by any pure carbonyl, pure carbonyl किसे बोलते हैं? aldehyde or ketones only, aldehyde or ketones only। Whenever any alpha bromo ester is treated with zinc in aprotic solvent followed by any pure carbonyl, followed by any pure carbonyl and hydrolysis and acidification, and acidification, hydrolysis मत लिखो, acidification, beta hydroxy esters are formed, beta hydroxy esters are formed, beta hydroxy esters are formed। जैसे मान लो CH2 पे लगा हुआ है Br, C डबल बॉन्डेड O, OR, ये एस्टर के हिसाब से ये पहला कार्बन, अल्फा कार्बन। सच कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर को जब भी हम लोग ट्रीट किए जिंक इन इथर, जिंक इन इथर या DMSO, एप्रोटिक सॉल्वेंट,
तो यहां पर क्या होगा, जिंक को एप्रोटिक सॉल्वेंट में लेने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि जिंक का ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। जिंक बहुत आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस करने के बाद ये जो जिंक 2+ है, इट विल बी हाईली सॉल्वेटेड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। Any cation gets highly solvated in a aprotic solvent। पढ़े थे ना, Mg ईथर लेते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, सेम कारण है, जिंक ईथर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है रिएक्शन के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधे उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? Rx पे 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक क्या देता है, R नेगेटिव प्लस X नेगेटिव। Rx पे 1 इलेक्ट्रॉन का अटैक क्या देता है, R डॉट प्लस X नेगेटिव। X नेगेटिव ये जानते हो पहले से? पहली बार 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक कोई अल्काइल हैलाइड पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर अटैक किया और ये पेयर निकल रहा है तो हमेशा R माइनस मिलता है प्लस X माइनस मिलता है। समझने के लिए मान लो ये ब्रेक कर गया R पॉजिटिव और X माइनस में ब्रेक कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, R पॉजिटिव ही तो गेन कर रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, दूसरा आएगा तो पेयर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो क्या बनता, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता, लेकिन वही 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में रहता R डॉट के फॉर्म में। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक R माइनस प्लस X माइनस। खैर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक क्या दे देगा यहाँ पर, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OOR फॉलोड बाय एनी प्योर कार्बोनिल। लेट अस टेक एनी इन जनरल, अल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन ले लो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। R1CO माइनस R2 बॉन्डेड टू CH2 C डबल बॉन्डेड OOR, क्लियर? फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिडिफाइड H प्लस, एसिडिफाई किए तो ये बन जाएगा R1C R2OH CH2 C डबल बॉन्डेड OOR। एस्टर के हिसाब से अल्फा बीटा, सच कंपाउंड्स आर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन यहीं तक, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के बनने तक। लेकिन सवाल इसके आगे तक, हाइड्रोलिसिस कर दिए H3O प्लस, तो एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, एसिड प्लस अल्कोहल, याद है? सीधे R1C R2OH CH2 C डबल बॉन्डेड OOH प्लस ROH अल्कोहल निकल गया। अब एक स्टेप का एसिड बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हिटिंग, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हिटिंग, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। OH को हटाए और अल्फा कार्बन से H को हटाए, तो R1C R2 डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्डेड OOH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कॉपी कीजिए यहां तक।
मैकेनिज्म समझ में आया इस रिएक्शन का? सीधे ब्रोमीन हटाकर नेगेटिव चार्ज बना लेना, नेगेटिव चार्ज का कार्बोनिल पे अटैक करा देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कंप्लीट हो भाई। पहले में ऑब्जर्व करना किस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? ब्रोमीन हटाएंगे, कार्बन पे क्या चार्ज? जिसे पूछ रहे बात करने देना यार। ब्रोमीन हटाए, नेगेटिव चार्ज बनाए, फिर मैकेनिज्म समझ में आया? ये अटैक करा देंगे यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फॉलोड बाय एनी प्योर कार्बोनिल, लिखा है ना, फॉलोड बाय एनी प्योर कार्बोनिल, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ब्रोमीन हट चुका है, क्या मिलेगा यहां पर? PH, CH, O माइनस, CH2, C डबल बॉन्डेड O, OR, H3O प्लस जैसे ही करे तो ये बन गया OH। H3O प्लस अभी भी चल रहा है, हाइड्रोलिसिस अभी भी चल रहा है। तो हाइड्रोलिसिस के कारण ये एस्टर क्या दे देगा? ये एस्टर क्या दे देगा? एसिड। तो ये मिला हमें एसिड प्लस अल्कोहल, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से डिहाइड्रेशन, OH और H हटाए, PH, CH डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड O, OH, और इसी एसिड को बोला जाता है सिन्नामिक एसिड। तो सिन्नामिक एसिड कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ परकिन से बने। सिन्नामिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड बाय रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, आगे और भी रिएक्शन देखेंगे। लेकिन जब भी सिनामिक एसिड वर्ड आए तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए परकिंस रिएक्शन। उससे काम नहीं बन रहा है तब आएंगे रिफॉर्मेट्स की में। नेक्स्ट किस टाइप का रिएक्शन है? अगला रिफॉर्मेट्स की में क्या क्या होता है? एक अल्फा ब्रोमो एस्टर होता है और दूसरा एक प्योर कार्बोनिल होता है। जब दोनों के दोनों अगर आपको एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद मिले तो इंट्रामोलिकुलर दिमाग में आएगा। इंट्रामोलिकुलर में 5 या 6 मेंबर का रिंग, एवरी टाइम 5 और 6 मेंबर रिंग इज सपोर्टेड। ये एस्टर है, उसके हिसाब से ये अल्फा ब्रोमो एस्टर, और यहाँ पर है एल्डिहाइड। यही दो तो चाहिए होता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना, और ये नेगेटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड पे। कितना कार्बन का रिंग? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। लेट दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये 6th कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फर्स्ट पे क्या मिलेगा? OH, क्योंकि ये O नेगेटिव बन गया तो O नेगेटिव OH बन गया। और छठे पे क्या है? छठे पे है C डबल बॉन्डेड OOET। तो एस्टर के हिसाब से अल्फा बीटा, इट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जिसको हाइड्रोलिसिस किए। तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा? ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड OOH, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर इसको सिंपली हीट करते तो यहां अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना देते, डिहाइड्रेशन होता है ना। लेकिन सिंपली हीट करना और सिलीनियम के साथ हीट करना, एक छोटा सा चीज देख लो। जब भी साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्साडाइन आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड, जब भी साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्साडाइन आइसोलेटेड या कॉन्जुगेटेड, इनमें से किसी को भी अगर आप सिलीनियम के साथ या प्लैटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ या निकल के साथ हीट करते हैं
ये सारे जो मेटल्स मैंने जो लिखा है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट मेटल है। निकल कैटलिस्ट में यूज होता है, प्लैटिनम, पैलाडियम, सिलीनियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटालाइटिक सरफेस बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। हाइड्रोजनेशन जब कराते हैं ना, इसी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। आखिर आप दो गैस को कांटेक्ट में कैसे लेके आओगे? इथीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। अगर कोई सॉल्वेंट में लोगे तो हो सकता है रिएक्शन हो जाए। दो गैस, सिलीनियम, प्लैटिनम, पैलाडियम, आखिर दो गैस का मॉलिक्यूल को कैसे लाया जाए कांटेक्ट में? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस चुनते हैं जिसपे दोनों गैस एड्सॉर्ब हो जाए। हाइड्रोजन भी एड्सॉर्ब हो गया, इथीन भी एड्सॉर्ब हो गया, दोनों गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए, दोनों कांटेक्ट में आ गए, हाइड्रोजनेशन हो गया। ये मेटल के साथ इन रिंग को हीट करने पे ये मेटल रिंग से तब तक हाइड्रोजन एटम्स एड्सॉर्ब करता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। ये मेटल रिंग से तब तक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। वी ऑलवेज गेट बेंजीन। और ये मेटल का सरफेस अगर आप इमेजिन करो तो ये मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन एटम आकर इस तरीके से एड्सॉर्ब हो जाते हैं। हाइड्रोजन के एटम इस तरीके से आकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इन मेटल के साथ अगर ऐसे रिंग को अगर हीट किया जाएगा तो इस रिंग से हाइड्रोजन एटम तब तक निकलता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। तो हीटिंग द रिंग विथ सिलीनियम, प्लैटिनम, निकल, एरोमेटाइजेशन प्रोसेस। एक बात गौर से देखो, जैसे ही यहां से एक H का एटम निकला तो रेडिकल जो बना वो रेडिकल हाईली स्टेबल है रेजोनेंस से। ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर रेडिकल स्टेबल है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कम। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो रेडिकल है वो हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहां पर तो और भी ज्यादा स्टेबल रेडिकल है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ठीक है। इसी कारण से हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है कार्बन के साथ वो टूटते जाता है और हाइड्रोजन एटम एड्सॉर्ब हो जाते हैं और रिंग क्या हो जाता है? एरोमेटिक। एक बात बिल्कुल क्लियरली याद रखना कि these metals cannot introduce the first pi bond। ये मेटल रिंग में पहला पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर एक पाई बॉन्ड पहले से है तो रिंग एरोमेटिक बनेगा, लेकिन अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो नो इफेक्ट। सिंपल सा रीजन, पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्या था? कम था क्योंकि रेडिकल इज हाईली स्टेबल। यहां पे रेडिकल जो होगा वो हाईली स्टेबल नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी हाई है। तो ये पहला पाई बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक भी पाई बॉन्ड अगर रिंग में है तो रिंग में से तब तक हाइड्रोजन निकालता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। ध्यान देना, सेम टाइप का सिचुएशन यहां भी है। हम लोग इसे सिलीनियम के साथ हीट कर रहे हैं। ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस पहला पाई बॉन्ड तो बन जाएगा क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन सिंपली हीटिंग इट फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब ये हीटिंग चल रहा है सिलीनियम के साथ, तो सिलीनियम अब इस रिंग में से तब तक हाइड्रोजन निकालेगा जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए एंड वी विल गेट बेंजोइक एसिड। फाइनल आंसर। CH2O formaldehyde, very good, HCHO, CH2O, CH2 का होल ट्वाइस O क्या है? क्या चीज? डाई मिथाइल। मिथाइल कहाँ है यहां पर? ये तो CH2 लिखे हैं। CH2 bonded to CH2O, epoxy। तो याद रखना ये दो, CH2O, HCHO, CH2 का होल ट्वाइस O, epoxy, कॉमन। हालांकि इस फॉर्मूला का और भी स्ट्रक्चर बन सकता है लेकिन दिस इज मोस्ट कॉमन। खैर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का अटैक, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारा कार्बोनिल पे, ये क्या बन जाएगा? इधर बना रहे, ये बन जाएगा COOPH और इस कार्बन से क्या जुड़ गया? CH2O माइनस, जो कि H प्लस कह करके बन जाएगा CH2OH। देख, ये कार्बन इससे जुड़ा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये जुड़ा तो क्या बना? CH2O माइनस।
जो कि H+ गेन करके हाइड्रोलिसिस H3O+ हाइड्रोलिसिस किए तो ये बन गया COOH और यहां पर है CH2OH। एसिड के हिसाब से अल्फा बीटा ऑन हीटिंग डिहाइड्रेशन। लेकिन यहां कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा, इसलिए नो इफेक्ट। यही फाइनल आंसर है। तो सब कुछ चेक करना पड़ता है। क्लियर है ना? इस केस में अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो देयर विल बी नो डिहाइड्रेशन। अगला हेडिंग डालो, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मिथिलीन। देख, मैं बार बार ये समझा रहा हूं आप लोगों को कि टाइम बहुत कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है। ये चीज को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। क्या चीज? तुम्हारा जैसा फ्री फंड हम नहीं ना बैठे हुए हैं कहीं। जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास में आप ध्यान दीजिए ना। यस सर कि नो सर? अरे पहली बार इतना बढ़िया वॉइस से आया है। यस सर। एक्टिव मिथिलीन, ध्यान रखना कि कार्बन के चेन में जो CH2 देखते हो उसे मिथिलीन कहा जाता है। जैसे लिखते हैं ना CH3 CH2 CH2 CH2, तो एक CH2 को बोला जाता है मिथिलीन। दिस इज मिथिलीन ग्रुप। CH2 इज मिथिलीन ग्रुप। जब इस मिथिलीन से दोनों तरफ ऐसे ग्रुप लग जाए, मान लो X और Y, where X and Y both can show -M effect. X and Y both can show -M effect. Maybe X is equal to Y, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है दोनों ग्रुप बराबर हो, बस कंडीशन है कि दोनों तरफ क्या लगे रहने चाहिए, ऐसे ग्रुप जो कि -M शो करें। तब इस मिथिलीन को बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन। जब दोनों तरफ -M वाले ग्रुप लग जाएंगे तो मिथिलीन को बोला जाएगा एक्टिव मिथिलीन। नाउ X एंड Y कैन बी सारे -M वाले ग्रुप, जैसे नाइट्रो, जैसे CHO, जैसे C+OR, acid, it can be SO3H, it can be C+OR, ester, it can be amide, etc. cyanide। अगर मिथिलीन के दोनों ओर ऐसे ग्रुप लग जाएं जो कि दोनों -M शो कर सकते हैं तो उस मिथिलीन को हम लोग बोलेंगे एक्टिव मिथिलीन। अब बेसिकली एक्टिव मिथिलीन का नाम एक्टिव इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक्टिव मिथिलीन के पास कोई भी बेस आ जाए, चाहे स्ट्रांग और वीक, एनी बेस आ जाए तो सबसे पहले वो यहाँ का H+ ही हटाता है और ये क्रिएट करता है CH-X और यहाँ पर लिखे Y। ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है क्योंकि इसको इधर से भी -M मिल रहा है, इधर से भी -M मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जब दोनों तरफ से -M मिल रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल है तो H+ बहुत आसानी से निकला होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होने के कारण उसका नाम पड़ा एक्टिव मिथिलीन। तो जनरली कोई भी रिएक्शन में एक्टिव मिथिलीन अगर होगा तो जरूर बेस लिया जाएगा। तो पहला काम आप ये कर देना कि बेस एक्टिव मिथिलीन का H+ निकाल दिया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब देख, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है। और क्या करेगा? पहला काम, मान लो ये आ गया RBr के कांटेक्ट में, अल्काइल हैलाइड, मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री
मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री। तो बिल्कुल ये कार्बन सीधे R पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर, मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आंसर CH बॉन्डेड टू R बॉन्डेड टू X बॉन्डेड टू Y। और दूसरा काम ये कर सकता है कि अगर एक्टिव मिथिलीन के सामने आ गया कोई कार्बोनिल तो ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आइदर AN हो जाएगा और SNAE हो जाएगा। क्लियर है ना? यही दो काम हो सकता है एक्टिव मिथिलीन का H+ निकल गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, आइदर SN2 अटैक और इट कैन शो AN और SNAE। अब इसी पे बेस्ड हम लोग दो ही रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन है एक्टिव मिथिलीन का नोवेनागल रिएक्शन। कुछ नहीं, नाम ही ऐसा है, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है। नोवेनागल रिएक्शन, it is the condensation of active methylene. It is the condensation of active methylene with any pure carbonyl. Pure carbonyl मतलब aldehyde या ketone. It is the condensation between active methylene and pure carbonyl. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे, CH2 COOET का होल ट्वाइस। सबसे पहले ये बोलो एक्टिव मिथिलीन है कि नहीं है ना? CH2 से दो एस्टर जुड़ा हुआ है। जनरली एस्टर लिया जाएगा, देखना क्यों? क्योंकि एस्टर के ऊपर हाइड्रोलिसिस और उसके बाद हीट, सवाल को बढ़ाया जा सकता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट लगाया जा सकता है। अगर दो नाइट्रो लगा लेंगे तो रिएक्शन कहीं बीच में ही खत्म हो जाएगा और जिसके ऊपर हम लोग हीटिंग इफेक्ट नहीं लगा पाएंगे, है ना? हम एस्टर वाला ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो कि एक एक्टिव मिथिलीन लिया गया, लेट इट इज टेकन विद अ प्योर कार्बोनिल R1C डबल बॉन्डेड OR2। ये एक एल्डिहाइड या कीटोन है, एनी बेस। लेकिन नोवेनागल रिएक्शन में बेस जो लिया जाता है वो लिया जाता है पिरिडीन लिया जाता है या पिपेरिडीन लिया जाता है। स्पेसिफिक पिपेरिडीन हो या पिरिडीन हो, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर वीक बेसेस। पिरिडीन का तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन, और बिना एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन होगा तो उसे पिपेरिडीन कहते हैं। रिंग नहीं बनाए मतलब पिपेरिडीन। तो होता क्या है कि मान लो यहां से पिपेरिडीन लिया गया है, ये पिपेरिडीन यहां से एक H+ सबसे पहले निकाल देगा। H+ निकालने के बाद ये बन जाएगा CH पे माइनस COOET का होल ट्वाइस और R1C डबल बॉन्डेड OR2 है। अगर एक्टिव मिथिलीन के पास कार्बोनिल आया तो क्या शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन R1C R2O माइनस CH COOET का होल ट्वाइस। पिपेरिडीन ने H+ गेन किया था तो जरूर ये बन गया था H बॉन्डेड टू पिपेरिडीन तो H+ गेन किया था, उसी से फिर ये H+ गेन करके बन जाएगा R1C R2OH CH COOET का होल ट्वाइस। ध्यान रखना, नोवेनागल रिएक्शन यहीं तक कि कोई प्योर कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एक्टिव मिथिलीन क्या हो गया? कंडेंस हो गया। लेकिन सवाल इसके आगे बढ़ाया जा सकता है। सवाल कैसे बढ़ाया जा सकता है? कर दिए हम हाइड्रोलिसिस H3O+, ये एस्टर है, एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड R1C R2OH बॉन्डेड टू CH COOH, इधर भी COOH। दो एस्टर थे, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब मान लो कर दिया हम हीटिंग, एक CO2 निकला पहले जेम डाइकार्बोक्सिलिक मानते हुए, तो ये बन गया R1C R2OH CH2 COOH। लेकिन बेटा अब ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, हीटिंग चल रहा है तो R1
कार्बन CR2 डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड OOH, फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या चीज? शॉर्टकट। दो सवाल काफी है इसके ऊपर, जल्दी। बताइए आंसर क्या होगा? पहले में आंसर सिनामिक एसिड, वेरी गुड। सिनामिक एसिड का बनने का तीसरा तरीका, लेकिन हम फिर भी बार बार बोल रहे हैं कि जब भी सिनामिक एसिड देखना हमेशा परकिन पहले दिमाग में आना चाहिए, फिर रिफॉर्मेट्स की और फिर ये नोवेनागल रिएक्शन। फिर पेरिडीन क्या करेगा? यहां से H+ हटाएगा, नेगेटिव चार्ज जो बना ये नेगेटिव चार्ज कर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद ये बन जाएगा PH CH OH बॉन्डेड टू CH का COOR होल ट्वाइस। फाइनली अगर इसको हम लोग H3O+ कर दें तो ये बन जाएगा PH CH OH CH C डबल OH C डबल OH। सेम जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेट्स बिकम्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अल्टीमेटली हीट करने से क्या होगा? PH CH डबल बॉन्डेड CH C डबल OH विच इज अगेन सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड का बनना समझ में आया सबको? नेक्स्ट, फिर सेम चीज, दो तरफ साइनाइड लगा हुआ है। दो तरफ साइनाइड अगर लगा हुआ है तो ये भी एक्टिव मिथिलीन है। H+ हटाए, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये मत बोलना कि H+ हटाएगा। H+ तो पहले ही हट चुका है। पिपेरिडीन में एसिड, तो H+ ऑलरेडी हटा कर रखेगा। इसका एसिड था ना, ये अल्डिहाइड है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस अल्डिहाइड पे जैसे नॉर्मली अटैक करता है वैसे अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा OO नेगेटिव C CH O माइनस CH2 CN CN। CHO के कार्बोनिल का आकार अभी अभी CH जुड़ गया है ना। हाइड्रोलिसिस किए तो ये बन गया OH, ये भी बन गया OH, क्योंकि H3O+ है तो H3O+ का H+ गेन करके दोनों OH बन जाए। लेकिन बेटा हाइड्रोलिसिस कंटिन्यूड है। अब बताओ, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस पढ़ाएं ये? साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, इमीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस और आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, तीनों नोट्स में एक ही जगह मिलेगा। RCN on hydrolysis gives RCOOH, cyanides on hydrolysis gives carboxylic acid। ये बन जाएगा CH C डबल OH, ग्रिग्नार्ड में ही पढ़ाए थे, C डबल OH OH C डबल OH। अब बताओ, अब हुआ हीटिंग प्रोसेस इसका। सबसे पहले क्या मानेंगे इसको? जेम डाइकार्बोक्सिलिक, एक CO2 निकल गया, फिर बना अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, इधर से है अल्फा हाइड्रोक्सी। पहले कौन सा काम कराएं? इस एसिड के हिसाब से ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, इस एसिड के हिसाब से अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है।
हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी पे भी पढ़े हैं, बीटा हाइड्रोक्सी पे भी पढ़े हैं, कौन सा पहले कराएं? जहां कम हिट की आवश्यकता होगी वो पहले होगा, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में कम हिट की आवश्यकता होती है कि नहीं? यहां से OH और यहां से H हटा दिए, यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्डेड CH, C डबल OH, C डबल OH। अब बताओ ऑन हीटिंग क्या कराया जाए? अब ये कौन कैटेगरी का एसिड बन गया? 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग साइक्लेट अनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ पे नो इफेक्ट, कारण क्योंकि जो डबल बॉन्ड मिला है वो ट्रांस वाला मिलेगा मेजर। पढ़े हो? ट्रांस वाला मिलेगा मेजर। मैलिक एसिड को हीट करते हैं तो मैलिक अनहाइड्राइड बनता है, लेकिन फ्यूमारिक को हीट करने से फ्यूमारिक अनहाइड्राइड। यहां पर कौन सा अल्कीन मिलेगा मेजर? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्लियर है? क्लियर? तो फ्यूमारिक एसिड नो इफेक्ट। ट्रांस में क्यों नहीं होता है? दोनों C डबल OH अपोजिट साइड है। इंट्रामोलिकुलर ऐसे नहीं होता है ना ट्रांस, मैंने डिहाइड्रेशन में भी। क्या करना? टाइम टेबल एक्सेलरेशन बैच है ये, 13th, यहाँ 12th बैठा हुआ। इसे कहते हैं माइकल एडिशन। माइकल एडिशन रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है। इट इज द कंडेंसेशन, इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन active methylene and acral system। एक्रल सिस्टम क्या होता था? CH2 डबल बॉन्डेड CH, C डबल बॉन्डेड OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ चुके हैं। जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, एक्रल सिस्टम। और ये सबसे छोटा एक्रल सिस्टम एक्रल्डिहाइड, एक्रोलिन। इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? एक्रोलिन। अगर एक्रल सिस्टम के सामने ले लिया जाए किसी एक्टिव मिथिलीन को, मान लो C डबल O ET का होल ट्वाइस एक्टिव मिथिलीन टेकन विद अ बेस, वी कैन टेक OH माइनस और वी कैन टेक RO माइनस, कोई भी बेस ले लो। नो डाउट ये बेस यहां से जाकर H प्लस हटाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज बनाएगा। डिसाइड करो कि ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा कि वीक बेस की तरह बिहेव करेगा? पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब जैसे देख CH पे नेगेटिव चार्ज है और इधर C डबल बॉन्डेड O है और इधर भी C डबल बॉन्डेड O है, भले इधर एस्टर हो, H हो, R हो, कुछ भी हो, -M नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे चला गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। तो किस टाइप का बेस हो गया? वीक बेस। एंड वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये जाएगा तो जरूर कार्बोनिल के पास नेगेटिव चार्ज, लेकिन गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण इंटरनल अटैक बाहर। ये कार्बोनिल पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसका नेचर वीक बेस हो गया। समझ में आ रहा है? ऊपर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक और हम थियरी बताए थे, हार्ड से कंबाइन करता है, सॉफ्ट के साथ कंबाइन करता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाने के कारण ये कैसा स्पीशीज हो गया? सॉफ्ट। एंड डेफिनेटली दिस सॉफ्ट विल अटैक द सॉफ्ट साइड। यहां बड़ा डेल्टा प्लस है, यहां छोटा डेल्टा प्लस है।
याद आ रहा है ये जो मैंने बताया था? इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज और इतना छोटा नेगेटिव चार्ज जुड़ के बॉन्ड बनाएगा? कभी नहीं। बॉन्ड तब बनता है जब सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएं, या बहुत बड़ा नेगेटिव बहुत बड़ा छोटा पॉजिटिव के साथ भी नहीं। बड़ा नेगेटिव के साथ, छोटा नेगेटिव बड़ा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव के साथ, और बड़ा छोटा नेगेटिव छोटे पॉजिटिव के साथ। इसलिए बोलते हैं हार्ड के साथ बॉन्ड बनाता, सॉफ्ट के साथ बॉन्ड। HSAB थियरी पूरा डिटेल सिलेबस में नहीं है आपके, खैर इतना ही याद रखना। यहाँ चार्ज डेंसिटी कम, ये वहीं जाकर जुड़ना चाहेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम, इसलिए कहां अटैक मारेगा? यहाँ। अगर यहाँ अटैक मार दिया मतलब कि 1,4 एडिशन, याद आ रहा है? गिरगिनाट में पढ़े 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन। एक्टिव मिथिलीन ऑलवेज शोज 1,4 एडिशन रिएक्शन। यहां अटैक कर दिया, उसके बाद क्या कराना है? रेजोनेंस कराना है। पाई बॉन्ड को इधर लेके आए, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए। आंसर क्या लिखेंगे? इस CH2 से आकर CH जुड़ गया, दो एस्टर था उसके पास, ET के बदले R लिख दिए हम, कोई बात नहीं। CH डबल बॉन्डेड C, O माइनस H, फाइनली दिस O माइनस विल टेक द H प्लस फ्रॉम द वाटर। OH माइनस H प्लस निकाला है तो वाटर भी है। H प्लस लेने के बाद देखो ये क्या बन जाएगा? CH2 CH C डबल OR होल ट्वाइस CH डबल बॉन्डेड C OH H, बेसिकली इट इज इनॉल, but enols are unstable. Enols are unstable. It will quickly tautomerize. It will quickly tautomerize to form ketone. CH2 CH C double OR C double OR CH2 C double bonded OH। H को यहां से यहां लेके आओ, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, टॉटमराइज कर दिए। ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट है। क्यों? क्योंकि देखो शुरू में क्या था और फाइनल क्या है। शुरू और फाइनल को देखने से ऐसा लग रहा है कि कार्बोनिल इज अनइफेक्टेड, है कि नहीं? कार्बोनिल पे कुछ नहीं हुआ, तो सीधे शॉर्टकट क्या हम लोग बनाए कि ये कार्बन पे एक्टिव मिथिलीन को जोड़ दें, यहाँ पे H दे दे आंसर। क्या दोबारा है? जो ही बोले, क्या बोले? हमको याद नहीं है, गया एक बार भी सुना, एक बार नहीं समझो। अरे तेरे को ये समझ में थोड़ा ध्यान देना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठो क्लास में, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। हल्का फुल्का मिजाज से बैठे हुए लेटे पड़े हो, लंबा होके इसे बातचीत भी चल रहा, बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रहा, तो कहां से स्पीड बढ़ेगा लेक्चर का? तुम 1.5 घंटा हटाओ, मेरे को 1 घंटा सीरियसली बैठ के दो, सब समझ में आएगा और कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा। तो बोला ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसा 1.5 घंटा नहीं, हमको 1 घंटा सीरियसली एकदम सीरियस होके खटाखट नोट करना है, एकदम आंख यहीं पे रहना चाहिए, कोई आपस में बातचीत नहीं। देख ऑर्गेनिक का कंटेंट हम 1 हफ्ते के अंदर कितना आगे बढ़ा देते हैं। और भी ये नहीं है उड़ा के, हमको उड़ाने का आदत भी नहीं है, हम उड़ा सकते ही नहीं है, चाहे समय मिले चाहे नहीं मिले। भाई हम पढ़ाते वही है जो मेरे को आता है, चाहे धीरे पढ़वा लो, समय उतना ही में करवा लो, लेकिन शांत रहो। मेरा ये कहना मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा लेक्चर का। मेरे लिए ही नहीं, वो मैथ्स में भी वैलिड है, फिजिक्स में भी वैलिड है, हर जगह ही वैलिड है। और टीचर के साथ मजाक करते रहोगे, बात करते रहोगे, टीचर को भी मजा आता है, बात करते रहेगा, मस्त 1 घंटा आधा घंटा हुआ, बाहर निकल गए। अब पता चला एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा लेक्चर लग रहा लास्ट में धमा। जो शुरू में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, रिएक्शन के बाद सब टॉटोमराइजेशन हो गया, सब कुछ के बाद तो ये तो वैसे का वैसे ही रह गया ना जैसे था। तो आपको एक्टिव मिथिलीन को क्या करना है? एक्टिव मिथिलीन का एक H मानो अलग हो गया, कार्बन को यहां जोड़ देना, H को यहां जोड़ देना, आंसर सीधे। जैसे मान लें तुम्हारे सामने के एग्जाम्पल दें,
कि मान ले ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल सबसे पहले इसको ट्रीट किए CH2COOR का होल ट्वाइस और OH माइनस के साथ, और दूसरे स्टेप में कर दिए हाइड्रोलिसिस, तीसरे में कर दिए हीट। आंसर बताओ। तो ये एक्टिव मिथिलीन है, ये एक्रल सिस्टम है, इसका H+ हटा दिए, नेगेटिव चार्ज बना दिए, ये नेगेटिव चार्ज कहां ले जाके जोड़े, ये इस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहीं पे जो होगा होगा। सीधे आंसर देख कैसे लिख रहे, डबल बॉन्डेड हो जैसे था वैसे ही। और ये कार्बन को कहां लेके आए, चौथे पोजीशन पे ऑक्सीजन से, यहां लाकर जोड़ दिए CH3OOR का होल ट्वाइस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर ले, हाइड्रोलिसिस करोगे तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक मिलेगा, हीट कर लेना, एक CO2 बाहर। फाइनल आंसर क्लियर। तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड जो नेम रिएक्शन है वो आज आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक छोटा सा टिशनको रिएक्शन बचा हुआ है, अगले क्लास में हम लोग टिशनको करेंगे और कार्बिन नाइट्रीन के नेम रिएक्शन में चले जाएंगे। ठीक है।